हाय गाइस, दिस इज मनु मिश्रा। सो वेलकम बैक विद द सेशन जिसमें आज हम लोग 6 दिसंबर के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। सो हियर वी स्टार्ट द एनालिसिस ऑफ टुडेस न्यूज़पेपर। सो द फर्स्ट न्यूज़ इट्स फ्रॉम नागालैंड। सो व्हाट हैपेंड, तो कल क्या हुआ, नॉट बेसिकली यस्टरडे, नॉट ऑन संडे, व्हाट हैपेंड ऑन सैटरडे। सो इंडियन आर्मी को इंटेलिजेंस की तरफ से एक इंफॉर्मेशन मिली और उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर इंडियन आर्मी ने एक्शन लिया और एक व्हीकल पर उन्होंने गोलीबारी कर दी। ठीक है, अटैक किया उन्होंने इंडियन आर्मी ने। और वो इंफॉर्मेशन जो थी वो गलत थी। बिकॉज ऑफ द मिस इंफॉर्मेशन गिवन बाय द इंटेलिजेंस, इंडियन आर्मी ने गलत ऑपरेशन कर दिया नागालैंड के ऊपर, जिसके चलते 50 सिविलियंस की डेथ हो गई। अब 50 सिविलियंस देखा जाए तो टोटल 57 सिविलियंस की डेथ नहीं हुई। हुआ क्या कि उसमें से 7 लोगों की डेथ हुई थी। ठीक है, 7 सिविलियंस की डेथ हुई। और जब 7 लोगों की डेथ हो गई उसके बाद मॉब जो है, जो पब्लिक है, वो थोड़ी आउटरेज हो गई, जिसके चलते इंडियन आर्मी और मॉब के बीच में क्लैश हुआ। इंडियन आर्मी को रिटेलिएट करना पड़ा। इंडियन आर्मी का एक सोल्जर की डेथ भी हुई और अराउंड 7 मोर सिविलियंस की डेथ हो गई। ये चीज बताया गया। सो देखा जाए तो इट्स अ फेलियर ऑफ द इंटेलिजेंस, जिसके चलते नागालैंड में हमें अराउंड 15 सिविलियंस की डेथ देखने को मिली है। और ऐसा स्पेकुलेशन है और ऐसे लोग बोल रहे हैं कि 15 लोगों की डेथ नहीं हुई है, बल्कि 17 की डेथ हुई है। बिकॉज क्योंकि 2 विलेजर्स जो है, 2 लोग और जो मिसिंग बताए जा रहे हैं फ्रॉम जब से इंसिडेंट हुआ है, सिंस इंसिडेंट। तो देर आर देर इज अ स्पेकुलेशन कि 17 सिविलियंस की डेथ हुई है, बट अभी तक कंफर्म सिर्फ 15 की हुई है। ओके, सो वही चीज बताएगा। नागालैंड देखा जाए तो नागालैंड में बहुत इंसर्जेंसी होती ही रहती है। बिकॉज नागालैंड में बहुत ज्यादा राइबल ग्रुप्स हैं, ट्राइबल ग्रुप्स हैं। ट्राइबल ग्रुप्स तो ठीक है, राइबल ग्रुप्स ज्यादा हैं जो बोलते हैं कि नागालैंड को इंडिपेंडेंस दे देनी चाहिए, नागालैंड अपने हिसाब से रेगुलेट करेगा। तो नागालैंड इज वन ऑफ दी स्टेट इन इंडिया जो कि ऑटोनॉमस, उसको इज वन ऑफ दी स्टेट इन इंडिया जिसमें कुछ डिस्ट्रिक्ट ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स में आते हैं। ओके, सो अभी ये जो न्यूज है अपन उसको और डिटेल में पढ़ेंगे। अपन थोड़े से राइवल ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे, इनके राइवल ग्रुप्स के बारे में कि स्टेट ऑफ नागालैंड में राइवल ग्रुप्स का क्या कहना है और कौन कौन सी राइवल ग्रुप्स हैं, सबसे बड़ी कौन सी है, इंडियन गवर्नमेंट इसको रिटेलिएट करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लेती है, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे, लेकिन ऑन द नेशनल न्यूज। ओके, सो विल मूव टू दी सेकेंड न्यूज। व्हाट हैपन, सो बताया गया कि बिहार और केरला में कोविड 19 के जो डेथ टोल्स है, डेटा है डेथ का, वो अपडेट किया गया, जिसके चलते पता लगा कि इन अ सिंगल डे इंडिया में 2800 लोगों की डेथ हुई है बिकॉज ऑफ कोविड 19। ये चीज बताई गई। मूविंग फर्दर, सो यस, सो व्हाट हैपन, असम के एक लोकल न्यूज पोर्टल है, उनका जो एडिटर है, उनके एडिटर के ऊपर असम पुलिस ने सिडिशन के चार्जेस लगा दिए। क्योंकि हम बात करें तो जो जर्नलिस्ट हैं, जो एडिटर हैं, जिनके ऊपर सिडिशन का चार्ज लगा है, वो लगाया इस बेसिस पे गया कि उन्होंने बंगालीज और असमीज स्पीकिंग पीपल के बीच में एनिमिटी प्रमोट करी है। ओके, तो जिसके चलते उनके ऊपर सेक्शन 124 ए लगा दिया। तो हमें कुछ सेक्शंस याद करने हैं। तो सेक्शन 124 ए टॉक्स अबाउट दी सेडिशन, ठीक है, कि आपने देशद्रोही का काम किया है। एक और सेक्शन है, सेक्शन 501 ऑफ सीआरपीसी, वो बताता है कि अगर आप प्रिंट मीडिया के थ्रू डिफेमेटरी स्टेटमेंट पब्लिश करते हो तो आपको पनिशमेंट होगी। तो सेक्शन 105 501 एंड देयर इज अनदर सेक्शन, सेक्शन 153 ए। ये याद रखना, 501 याद रखो चलेगा, बट 124 कैपिटल तो याद रखना है, उसके साथ साथ 153 कैपिटल ए भी याद रखना है, जो कि बताता है कि अगर कोई पर्सन एनिमिटी प्रमोट करता है बिटवीन 2 डिफरेंट ग्रुप्स तो उसके ऊपर केस फाइल हो जाएगा। मूविंग फर्दर, सिटी की न्यूज में पढ़नी नहीं है तो हम लोग सिटी की न्यूज को स्किप करेंगे। मूविंग फॉरवर्ड, यस, सो इस सिटी के न्यूज में एक अलग से एक एडिटोरियल टाइप में दिया गया है। तो आज एडिटोरियल थोड़े ज्यादा है ना, तो अपन को आराम से समझेंगे है क्या। सो पहला जो है वो है जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर निग्लेक्टेड केस के बारे में। अब ये है क्या, देखो, एक एक स्कीम होती है दैट इज सेंट्रली
स्पॉन्सर्ड स्कीम, अब सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में होता क्या है? देखो, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में जो स्टेट्स हैं, उन स्टेट्स में 60% ऑफ द फंडिंग जो है वो सेंटर करता है और 40% ऑफ द फंडिंग जो है वो स्टेट करता है। ठीक है? जब भी कोई स्कीम आती है तो स्कीम 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 में स्पेसिफाई लिखा रहता है, स्पेसिफिकेशन ही लिखा रहता है कि भाई ये कौन सी टाइप की स्कीम है। सो जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है उनमें जो फंडिंग होती है स्टेट्स में, उनकी में फंडिंग जो होती है उसमें 40% इज गिवन बाय द स्टेट एंड 60% गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। वहीं अगर हम बात करें नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में 90% ऑफ द फंड सेंटर देता है, 10% स्टेट देता है। वहीं यूनियन टेरिटरीज में, क्योंकि भाई सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेट होते हैं यूनियन टेरिटरीज, मेजोरिटी सिर्फ 2 को छोड़कर, तो 100% ऑफ द फंड सेंट्रल गवर्नमेंट देता है इन टाइप ऑफ स्कीम में। तो ऐसी ही एक स्कीम है और उस स्कीम इज अबाउट द स्कीम इज अबाउट टू बिल्ड द इंफ्रास्ट्रक्चर in a in judicial in sorry, so एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम इट्स अबाउट दी टू बिल्ड द जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एट दी सबऑर्डिनेट लेवल। मतलब सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करना होता है उसके लिए सेंटर जो है वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के थ्रू पैसा देता है, जिसमें 60% पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, 40% पैसा स्टेट का होता है। स्टेट, अगर हम स्टेट्स की बात करें, लेकिन ऑथर ने बताया कि जब हम 2019-2020 की बात करें तो अराउंड 981 करोड़ रुपीस दिया गया था इस स्कीम के चलते, बट स्टेट और यूटीज ने ऑन एन एवरेज 84.9 करोड़ रुपीस का यूटिलाइज किया। बाकी उन्होंने फंड को टच भी नहीं किया, और अगर हम परसेंटेज देखें तो 91% कुछ हो रहा है जो फंड को टच भी नहीं किया गया। So because of this unutilization, underutilization of the fund, ये कोविड 19 पैंडेमिक की वजह से नहीं है, क्योंकि ये स्कीम 1993 से चल रही है, ये अभी से नहीं चल रही है स्कीम, 1993 से चल रही। कोविड 19 तो अभी आया, और 1993 से अगर हम रिकॉर्ड देखेंगे ना तो उससे भी कम फंड का यूटिलाइजेशन हुआ है फॉर द जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर। और इसी के चलते बिकॉज ऑफ दिस जो हमारे अभी करंट के सीजीआई हैं एन वी रमन्ना, उन्होंने प्रपोज किया है कि एक बॉडी बननी चाहिए, द नेम ऑफ द बॉडी शुड बी नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नाउ द क्वेश्चन अराइज कि क्यों, व्हाई दिस बॉडी शुड बी स्टैब्लिश, है ना। अब ये बॉडी जो है वो भाई देखा जाए तो एक्ट के थ्रू ही बनेगी, पार्लियामेंट के पास पावर है, उन्होंने अर्ज किया है पार्लियामेंट को कि प्लीज इस बॉडी को बना दीजिए। अब क्यों, तो पहला रीजन ये है कि देयर इज अ लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन दी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स मतलब हम बात करें तो जैसे कि लोअर लेवल कोर्ट्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट्स, ठीक है, तो इनमें कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। कैसे पता लगता है, तो ये उन्होंने बताया, स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर में उन्होंने बताया, उन्होंने बोला कि हमारी सर्वे हुई और सर्वे में पता लगा कि जो टोटल स्ट्रेंथ है ऑफ जुडिशियल ऑफिसर्स, जितने भी इंडिया में जुडिशियल ऑफिसर्स है उनकी जो टोटल स्ट्रेंथ है वो है 24,280, और नंबर ऑफ कोर्ट हॉल जो है वो कितने हैं 20,000, ठीक है, जिसमें से 620 तो हमने 620 कोर्ट जो हमने रेंट किए हैं वो भी इंक्लूड मिला के 20,000 हो रहा है। तो मतलब 4,280 जुडिशियल ऑफिसर्स के पास कोर्ट हॉल्स ही नहीं है खुद के। फिर उन्होंने बताया कि देखा जाए तो 17,800 रेसिडेंशियल यूनिट्स है, लेकिन उनमें से रेसिडेंशियल यूनिट्स हैं और है कितने ऑफिसर्स 24,000, और रेसिडेंशियल यूनिट्स कितने हैं 17,800, और जिसमें से 4,000 तो रेंटेड वंस है। फिर बताया गया कि 26% ऑफ द कोर्ट कॉम्प्लेक्स, मतलब जो कोर्ट है, जितने भी टोटल कोर्ट्स हैं इंडिया में, उनका 26% में डिफरेंट वॉशरूम नहीं है वुमेन के लिए। 16% ऑफ द कोर्ट कॉम्प्लेक्स में जेंट टॉयलेट्स नहीं है, ठीक है। फिर आगे भी उन्होंने आगे भी चीजें समझाई, आगे बोला कि रिकॉर्ड रूम्स होते हैं जहां पर कोर्ट रूम्स की जितनी भी चीजें होती हैं वो सारा का सारा रिकॉर्ड रखा जाता है। तो उसे बताया गया कि 32% ऑफ दी कोर्ट्स में रिकॉर्ड रूम्स नहीं है, 51% ऑफ दी कोर्ट्स में लाइब्रेरी नहीं है। सो ये दिखाता है कि बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एट दी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, हमें इस बॉडी, इस अथॉरिटी की जरूरत है। और इस बॉडी बनने से होगा क्या, इस बॉडी बनने से एक तरीके से ग्रेट ऑटोनॉमी मिल जाएगी जुडिशरी को, नॉट ग्रेट ऑटोनॉमी, वी कैन से द फाइनेंशियल ऑटोनॉमी मिल जाएगी, है ना। अगर हम एक सेक्शन की बात करें तो फाइनेंशियल सेक्शन में ऑटोनॉमी मिल जाएगी जुडिशरी को, ये ऑथर ने बताया। और
फिर ऑथर ने एक्सप्लेन भी किया कि नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वो बिल्कुल नालसा के मॉडल पे चलेगा। जैसे नालसा नालसा है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, उसी मॉडल पे नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी ऑफ इंडिया चलेगा। जैसे नालसा में दो टाइप की बॉडी होती है, स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे, वैसे ही इसमें भी बॉडी जो है स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल पे होगी। नालसा में सुप्रीम कोर्ट का जज एग्जीक्यूटिव चेयरमैन होता है, वैसे ही इस बॉडी में भी नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी ऑफ इंडिया में भी सुप्रीम कोर्ट का जज एक तरीके से हेड होगा। स्टेट लेवल पे जो फंक्शनरीज होते हैं वैसे ही नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी ऑफ इंडिया में भी स्टेट लेवल फंक्शनरीज होंगे। नालसा में लॉ एंड जस्ट जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस है वो सर्विस करता है, ठीक है। वैसे ही नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट सर्विस प्रोवाइड करेगा। ये चीज बोली। और एनवी रमन्ना ने प्रपोजल भेजा है गवर्नमेंट को और स्पेशली मिनिस्टर ऑफ लॉ, यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ किरण रिजिजू को, कि आप प्लीज विंटर सेशन में एक लॉ बनाइए, एक बिल बनाइए, एंड द बिल इज अबाउट फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सिर्फ इंडिया नॉट लिमिटेड, ओके। तो जिससे जो जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर की जो लैकिंग दिख रही है वो लैकिंग दूर की जाए। मूविंग फर्दर अगेन ऑन दी स्टेट पेज, ऐसी कुछ न्यूज नहीं है जो हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट हो इस स्टेट पेज में। सो विल मूव फर्दर टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेट पेज। व्हाट हैपेंड, हुआ क्या, देखो हमने एक न्यूज पढ़ी थी, इस न्यूज को फिर से हम रिपीट कर रहे हैं। एक टाइप ऑफ राइस होता है जो कि तेलंगाना में उगाया जाता है एंड हम उसको बोलते हैं पर बॉइल्ड राइस, मतलब आधा उबला हुआ चावल, मोटा चावल जिसको बोला जाता है। तो भाई गवर्नमेंट ने मना कर दिया, सेंटर ने मना कर दिया कि देखो पर बॉइल्ड राइस हम खरीदेंगे नहीं फार्मर से। क्यों? क्योंकि वो उसका यूज कभी होता ही नहीं है, उसको हम अगर बाहर एक्सपोर्ट करेंगे तो बाहर एक्सपोर्ट होता ही नहीं है और इंडिया की वैल्यू और घटती है, क्योंकि हम क्वालिटी भेजना चाहते हैं ना कि क्वांटिटी। तो इसके रिटेलिएशन में टीआरएस, तेलंगाना राष्ट्रीय समिति, जो कि तेलंगाना की रूलिंग वहां पर पार्टी है, उनका कहना है कि बीजेपी लेड सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उनकी ड्यूटी बनती है कि फार्मर से वो क्रॉप्स खरीदे, क्योंकि हमेशा से चला, जब से भारत आजाद हुआ है तब से ही सेंट्रल गवर्नमेंट विथ एफडीआई, विथ एफसीआई, नॉट एफडीआई, विथ एफसीआई किसानों से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स खरीदता आ रहा है। अब क्यों नहीं खरीद रहा, ये चीज बेसिकली टीआरएस का कहना है। मूविंग फर्दर, सो एक सर्वे हुआ, उस सर्वे की रिपोर्ट आई और रिपोर्ट में यह बताया गया कि सबसे ज्यादा अगर किसी स्टेट में क्रिश्चियंस पे अटैक होते हैं तो वो यूपी है, उसके बाद छत्तीसगढ़ है एंड दी थर्ड पे कौन है, कर्नाटका। अभी कर्नाटका की न्यूज क्या दी भाई, देखा जाए तो यूपी इज ऑन दी टॉप, कर्नाटका जो कि थर्ड पे है उसकी न्यूज क्या दे रही, रीजन बीइंग क्योंकि कर्नाटका में अभी एंटी कन्वर्जन लॉ आने वाला है। तो लोगों का यही कहना है कि अगर एंटी कन्वर्जन लॉ आ गया तो और ज्यादा जो अटैक्स हैं माइनॉरिटी रिलीजन्स के ऊपर बढ़ जाएंगे। मूविंग फर्दर, सो वी मूव टू द एडिटोरियल पेज। सो व्हाट हैपेंड, तो आज हमारे इस न्यूज़पेपर में 4 एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट वन इज अबाउट बूस्टर डोज, इसको अपन पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। द सेकंड वन इज अबाउट कोऑपरेशन अवेट्स इट्स फाइंडिंग कैफिसिन मूवमेंट, ठीक है। तो अच्छा, इट्स अ जर्मन टर्म, तो रेफिसिन नहीं होगा, कैफिसिन होगा, ठीक है, के से प्रोनाउंसिएट होगा कैफिसिन। द नेक्स्ट वन इज अबाउट दी के यूएई में जो विमेन प्रोग्रेस कर रही है, विमेन एम्पावरमेंट हो रहा है, उससे रिलेटेड है। एंड द फोर्थ वन द इंपॉर्टेंस ऑफ आंगनबाड़ी को लेकर है। ओके, चलो विल डिस्कस दी फर्स्ट वाला एडिटोरियल दैट इज अबाउट दी बूस्टर डोज। अभी लिखा क्या गया, ऑथर ने बताया कि 22 नवंबर को डीजीसीआई की तरफ से स्टेटमेंट आया, सॉरी आईसीएमआर की तरफ से स्टेटमेंट आया कि भाई अभी हमारा जो फोकस है वो बूस्टर डोज की तरफ नहीं है, हमारा जो फोकस है वो फोकस है किस पे, सेकंड डोज और वैक्सीन पर, कि हमें परसेंटेज बढ़ाना है सेकंड डोज ऑफ वैक्सीनेशन का, क्योंकि फर्स्ट डोज का तो परसेंटेज 85 पहुंच गया, लेकिन सेकंड डोज जो है 50% पे ही है, तो उसका परसेंटेज हमें बढ़ाना है। फिर उसके बाद गवर्नमेंट की तरफ से भी रिप्लाई आया, गवर्नमेंट का भी यही कहना था। गवर्नमेंट का बोला कि देखो बूस्टर डोज पे अभी हम बात नहीं करेंगे, हमारा जो मेन फोकस है वो सेकंड डोज ऑफ वैक्सीन पर है, ठीक है, ना कि बूस्टर डोज पर। लेकिन जब ओमरिकॉन वेरिएंट आया, तो ओमरिकॉन वेरिएंट पे जब
उठा के भाई जो वैक्सीनेटेड है उनको भी हो रहा है कोविड-19, तो उनकी भी तबीयत बिगड़ रही है ना? उनकी बॉडी के अंदर इतना स्ट्रांग इम्यून सिस्टम नहीं बन पाया। तो जब गवर्नमेंट से पूछा गया तो गवर्नमेंट का कहना था कि देखो हमें एक्सपर्ट व्यू की जरूरत है, जब तक हमें एक्सपर्ट व्यू नहीं मिलेगा ना बूस्टर डोज को लेकर, हम बूस्टर डोज नहीं दे सकते। लेकिन इस एडिटोरियल में ऑथर ने ये बोला कि बूस्टर डोज देने की जरूरत है, क्योंकि अगर हम यूएस की बात करें तो यूएस में अराउंड 65 मिलियन ऑफ पीपल, 65 मिलियन पॉपुलेशन जो है यूएस की, वो अभी भी अनवैक्सीनेटेड है। लेकिन तब भी उन्होंने अक्टूबर 21 को बोल दिया था कि बूस्टर डोज जो है, जो भी लोग 65 के अबव है वो लोग बूस्टर डोज ले सकते हैं। उसके बाद उन्होंने एडल्ट्स को इंक्लूड किया, उसके बाद उन्होंने पूरी पॉपुलेशन को इंक्लूड कर दिया। तो यूएस में बूस्टर डोज दिया जा रहा है, इंडिया में भी बूस्टर डोज देना चाहिए। बट ऑथर का कहना है कि बूस्टर डोज जो है वो बेसिकली सेकेंड डोज के रिटेलिएशन में ना आए। मतलब ऐसा ना हो कि बूस्टर डोज हमने देना स्टार्ट कर दिया लेकिन हमने सेकंड डोज ऑफ वैक्सीनेशन की तरफ हमने फोकस नहीं किया, वो चीज लैग कर गई। तो वैसा नहीं होना चाहिए, ये चीज ऑथर ने बताया। मूविंग फर्दर, मूव टू दी नेक्स्ट एडिटोरियल दैट इज अबाउट द कॉपरेशन अवेट्स इट्स फाइंडिंग कैफिन मूवमेंट। तो देखो, सबसे पहले ऑथर ने एक बड़े ही बहुत ही प्यारे तरीके से उन्होंने इस एडिटोरियल को स्टार्ट किया, स्टेटमेंट दिया, कॉपरेशन हैज फेल्ड बट कॉपरेशन मस्ट सक्सीड। तो उसको ये क्या मतलब, ये देखा जाए तो ये स्टेटमेंट इज गिवन बाय दी फॉर्मर डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई एंड चेयरमैन ऑफ एसबीआई, फॉर्मर चेयरमैन ऑफ एसबीआई वेंकटपैया। ठीक है, उनका ये कहना था। अब उनका कहना इस वजह से था क्योंकि इंडिया में कोऑपरेटिव बैंक्स जो हैं वो स्टैब्लिश नहीं हो पाए, और देखा जाए तो प्रेजेंट सिचुएशन में कोऑपरेटिव बैंक्स है ही नहीं। और इस एडिटोरियल में कोऑपरेटिव बैंक्स की इंपॉर्टेंस बताई है कि कोऑपरेटिव बैंक्स की इंपॉर्टेंस क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज की इंपॉर्टेंस क्या है। देखा जाए तो कोऑपरेटिव बैंक्स और कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो है वो इंडिया में ब्रिटिशर्स लेके आने वाले थे, और जर्मनी के एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे कैफिनसन। तो कैफिनसन की वजह से ही कैफिनसन मॉडल बोला जाता है। कैफिनसन मॉडल ऑल्सो नोन एज कोऑपरेटिव मॉडल, उनका ही टर्म कॉइन किया गया था, उनका ही ये कॉन्सेप्ट था कैफिनसन का। तो तभी कभी देखना, कभी भी कोई तुमसे पूछे ना, इकोनॉमिक टर्म भी है ये, कैफिनसन मॉडल क्या होता है, तो कैफिनसन मॉडल अगर कभी भी कोई बोले तो बोलना कोऑपरेटिव, कोऑपरेशन, बस। ठीक है, क्योंकि इनकी वजह से ही इनका ही आइडिया था कोऑपरेटिव सोसाइटीज को खोलना, कोऑपरेटिव बैंक्स को खोलना। वो पता लगेगा कि उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। देखो, इंडिया में कोऑपरेटिव्स की इंपॉर्टेंस तो अपन बाद में समझेंगे, पहले समझेंगे कि कैसे स्टार्ट हुआ इंडिया में। मद्रास प्रेसिडेंसी थी उस समय, पहले 3 प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, बॉम्बे, बंगाल, मद्रास। तो मद्रास प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर थे, उन गवर्नर को इंपॉर्टेंस समझ में आई कॉपरेशन की, कोऑपरेटिव सोसाइटीज की, कोऑपरेटिव बैंक्स की। तो उन्होंने क्या किया, 1982 में एक कमेटी बनाई, और उस कमेटी का जो चेयरमैन था वो किसको बनाया, द नेम ऑफ द पर्सन इज basically I'm just forgetting the right now what the name of the person, yeah, so what the name of the person is basically निकलसन। और उन्होंने 1893 में रिपोर्ट सबमिट कर दी, और उस रिपोर्ट का नाम जो दिया वो था फाइंड कैफिनसन। अब क्यों दिया था, क्योंकि कैफिनसन की वजह से ही कोऑपरेटिव बैंक्स और कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टैब्लिश होती है, उनका ही आइडिया था कोऑपरेटिव्स वाला। तो देखा जाए, अब ऑथर ने बताया कि भाई कोऑपरेटिव की इंपॉर्टेंट क्या है और यूरोप में वो कैसे आया। तो यूरोप में कैसे आया तो अपने समझ लिया, जर्मनी के इकोनॉमिस्ट थे वो लेके आए थे, और वो किस बेस पे लेके आए थे कि भैया द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड बैंक्स एंड कॉर्पोरेशन शुड बी एस्टैब्लिश्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ हेल्प, सेल्फ गवर्नेंस एंड सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिससे इन लोगों को जो गरीब लोग होते हैं, जो रिच लोग नहीं होते, मिडिल क्लास लोग होते हैं, उनको फाइनेंशियल क्राइसिस से निकालेगा। ठीक है, अब देखा जाए फिर निकलसन ने अपनी रिपोर्ट में बताया था, निकलसन ने बोला था कि जो फ्यूचर है रूरल क्रेडिट का, मतलब क्योंकि आगे चलकर एग्रीकल्चर बढ़ेगी, रूरल पॉपुलेशन क्रेडिट लेगी, तो जो फ्यूचर है रूरल क्रेडिट का वो पूरा का पूरा बेस्ड है किस पर, कोऑपरेशन पर, है ना। और कौन दे पाएगा, जो कि पीपल के जो कि उन जनता के साथ में रहता हो, उन जनता के बीच का ही हो, बट उन जनता से मतलब उन पीपल से थोड़ा सा ज्यादा इंटेलेक्ट हो, थोड़ी एनर्जी हो।
तो उसके लिए उन्होंने कोऑपरेटिव सोसाइटी की फॉर्मेशन की बात करी थी। क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनती कैसी है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाने का मतलब कॉन्सेप्ट क्या होता है कि भाई सेल्फ हेल्प ग्रुप बना दिया, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप इज अ टाइप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज कि साथ में मिलकर हमने एक बैंक खोल दिया, हमने एक सोसाइटी खोल दी और एक किसी एक पर्पस के लिए खोला और वो पर्पस फुलफिल हो रहा है। जैसे कि बैंक्स होती हैं, बैंक्स कैसे फंक्शन करते हैं भाई, जैसे मेरा पैसा है तो मैंने अपना पैसा जमा कर दिया, अब वो पैसा मेरा इंटरेस्ट मिल रहा है मुझे, इस पे मिलता जा रहा है, जमा है, अब बैंक उसी पैसे को लोन के फॉर्म में दे देगा। तो वैसे ही कॉर्पोरेट सोसाइटीज और कॉर्पोरेट बैंक्स काम करते हैं। तो जिससे देखा जाए तो जिसका पैसा यूज हो रहा है उसको इंटरेस्ट तो मिल ही रहा है, और जिसको जरूरत है फाइनेंशियल क्राइसिस में उसको पैसा ही मिल रहा है। और अमंग दी पीपल ही लोग खोलते हैं कॉपरेटिव्स को। उसी चीज को लेकर फिर ऑथर ने आगे बढ़ाया कि देखा जाए तो इंडिया में 1903 में कोऑपरेटिव सोसाइटीज बिल प्रेजेंट किया गया, और इस बिल का जो यही काम था, बिल क्या था, बिल द मेन पर्पस और द मेन प्रिंसिपल ऑफ द बिल इज टू क्रिएट अ स्मॉल एंड सिंपल क्रेडिट सोसाइटीज फॉर स्मॉल एंड सिंपल पीपल, कि जो उनकी जो सिंपल नीड्स हैं, जो उनकी फाइनेंशियल नीड्स हैं, वो पूरी हो जाएं। और उन्होंने एक चीज और बोली थी, उन्होंने बोला था कि कॉपरेशन जो है वो बॉटम से बनता है ना कि टॉप से। मतलब आप टॉप लेवल पर कॉपरेटिव बना दो, कॉपरेशन बना दो, काम नहीं करेगा, आपको लोअर लेवल पे कॉपरेटिव बनाना पड़ेगा। मतलब रूरल एरियाज में जनता के बीच में ही आपको कॉपरेटिव बनाने पड़ेंगे, तब जाके फंक्शन करेगा। गवर्नमेंट कॉपरेटिव बनाएगी कभी फंक्शन नहीं कर पाएगा। लेकिन ऑथर ने बताया कि सबसे बड़ा चैलेंज जो रहा है वो चैलेंज ये रहा कि गवर्नमेंट अपना ग्रिप कॉपरेटिव के ऊपर कम नहीं कर रही, उसको पकड़ी जा रही है, गवर्नमेंट कंट्रोल अपना बढ़ाती जा रही है। और आफ्टर द इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट ने और ज्यादा अपना जो है कंट्रोल और ग्रिप जो है कॉपरेटिव्स के ऊपर बढ़ा दिया। और कॉपरेटिव्स कौन चलाता है? लोग चलाते हैं, आम जनता चलाती है, सरकार नहीं चलाती। तो देखा जाए तो कॉपरेटिव्स के प्रिंसिपल पूरे तरीके से फ्लॉ हो गया। और अब कॉपरेटिव जो है वो सिर्फ प्लानिंग और स्टेट एक्शन की तरह काम करते हैं, क्योंकि वर्ल्ड में टॉप 10 कॉपरेटिव में से 7 कॉपरेटिव फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, और इंडिया के जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कॉपरेटिव फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो टॉप 300 में भी नहीं आते। हाँ, एक कॉपरेटिव है अमूल जो कि सही तरीके से फंक्शन कर रहा है। ठीक है, फिर आगे ऑथर ने यही चीज समझाया कि देखा जाए तो आज के जो कॉपरेटिव्स हैं इंडिया में, वो मनी लॉन्ड्रिंग, लैंडिंग, सर्कमवेंटिंग लैंडिंग, इन सबको ये गलत पर्पस को फुलफिल करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो उसको लेकर ऑथर ने रिकमेंडेशन दिए। सबसे पहले जो रजिस्ट्रार ऑफ कॉपरेटिव सोसाइटीज हैं, उनको जो बहुत ज्यादा पावर मिल रखी है अंडर द लॉ, उनकी पावर को कम करो, उनके ऊपर रेगुलेटरी रिजीम बिठाओ, उनके ऊपर एक तरीके से इन्वेस्टिगेशन करो उन ऑफिसर्स के अगेंस्ट। दूसरा उन्होंने स्टेप बताया कि जो पुराने बेसिस पर कॉपरेटिव वर्क्स करती थी, जो फंक्शन था कॉपरेटिव चलाने का, उसको चेंज करना पड़ेगा। नाउ वी आर लिविंग इन अ न्यू इंडिया विद अ न्यू पब्लिक, विद एन एजुकेटेड पीपल। सो हमें अब नए तरीके से कॉपरेटिव को रेगुलेट करने की जरूरत है। थर्ड चीज उन्होंने बताई कि देखा जाए सो अभी कॉपरेटिव जो है वो एक सुपीरियर बॉडीज के अंडर काम करते हैं। कुछ कॉपरेटिव आरबीआई के अंडर काम करती हैं, कुछ नाबार्ड के अंडर काम करती हैं। तो उसके लिए उन्हें एक अलग से सुपीरियर बॉडी बनानी चाहिए जो सिर्फ कॉपरेटिव पर फोकस करेगी, क्योंकि आरबीआई और नाबार्ड के इतने ज्यादा फंक्शंस हैं, इतना ज्यादा काम है कि वो फोकस ही नहीं कर पाती कॉपरेटिव बैंक्स के ऊपर, कॉपरेटिव सोसाइटीज के ऊपर। और लास्ट में लास्ट में ऑथर ने यही बोला कि नीदरलैंड से हमें एक तरीके से प्लानिंग लेनी चाहिए, क्योंकि नीदरलैंड में कॉपरेटिव सोसाइटीज और बैंक सही तरीके से काम कर रहे हैं। तो हमें उनसे एक तरीके से चीजें सीखनी चाहिए, तो हमारे इंडिया के कॉपरेटिव जो है वो सही तरीके से फंक्शन करेंगे। मूविंग फर्दर, सो अ रिमार्केबल प्रोग्रेस फॉर अमरातीज वुमेन। अच्छा, ये खुद पढ़ना बहुत सिंपल है। इसमें सिर्फ ये बताया कि यूएई है ना, क्योंकि जब हम बात करते हैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज की, नॉर्वे की, स्वीडन की, तो वहां पर वुमेन प्राइम मिनिस्टर बन जाए, प्रेसिडेंट बन जाए, तो दे टेक फॉर ग्रांटेड। वो लोग कभी भी ऐसा प्राइड का बात नहीं रखते, वो बोलते हैं इट्स अ कॉमन थिंग फॉर देम, है ना। बट वहीं हम यूएई की बात करें तो यूएई के लिए बहुत प्राइड मूवमेंट की बात है। क्यों? क्योंकि एक तो वो इस्लामिक कंट्री है, क्योंकि इस्लामिक नेशन में वुमेन्स को ज्यादा, अगर हम अभी प्रेजेंट सिचुएशन में देखें तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कोई ऐसा नेशन है ही नहीं जहां पर कोई ऐसा इस्लामिक नेशन है ही नहीं जहां पर वुमेन को इंपॉर्टेंस दी जाती हो, कोई सा नहीं, उनको हायर पोस्ट पर रखा जाता हो। पाकिस्तान में हम देख लें, हम लोग अफगानिस्तान में देख लें, हम लोग
सऊदी अरेबिया में देखें, सेंट्रल एशियंस में देख लें, मेजॉरिटी ऑफ दी बहुत सारी बेसिकली इस्लामिक कंट्रीज हैं। लेकिन यूएई बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है, यूएई वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है। उन्होंने बताया कि देखा जाए तो 50% ऑफ दी विमेन जो हैं इन दी एम्बेसीज, 50% ऑफ दी एम्बेसीज जो हैं उनमें 50% ऑफ दी स्टाफ विमेन का है। 30% ऑफ दी विमेन यूएई की एम्बेसडर सर्विस में है। 30% ऑफ दी विमेन इन द कंट्री फेडरल नेशनल काउंसिल की पार्ट है। 30% ऑफ दी विमेन इन यूएई कैबिनेट की पार्ट है, यूएई की कैबिनेट की पार्ट है। तो वही चीज बताएगी कि कैसे बेसिकली यूएई विमेन एम्पावरमेंट को लेकर कितना ज्यादा काम कर रहा है। और इधर जो है यहां से ऑथर ने स्टार्ट कर दिया इंडिया यूएस का रिलेशन। पता नहीं मतलब उनका मूड चेंज हो गया। यहां तक तो विमेन एम्पावरमेंट की बात करी उन्होंने, फिर यहां से जो उन्होंने स्टार्ट किया किसका, इंडिया यूएई रिलेशंस के बारे में। तो पढ़ लेना, पास्ट रिलेशंस के बारे में बताएगा, यही बताएगा कि भाई एक मैंगो लंगड़ा मैंगो वो थी, जो पहले जो वो थे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे यूएई के, जब वो इंडिया विजिट करने आए थे तो उनको मैंगो बहुत पसंद आया था, उनको डेजर्ट खिलाया था राष्ट्रपति भवन ने, तो डेजर्ट उनको बहुत, मैंगो द टाइप ऑफ एक मैंगो होता है लंगड़ा, तो उनको बहुत खिलाया था। तो वो उसकी वजह से इंडिया यूएई के रिलेशंस भी अच्छे हुए हैं। फिर जब 2002 में हमारे प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम फर्स्ट फॉरेन विजिट पे गए थे यूएई में, तो उन्होंने एक स्पीच दी थी कि वोकेशनल ट्रेनिंग देनी चाहिए अफ्रीका के बच्चों को। तो यूएई ने उस पर वर्क किया था। तो देखा जाए तो उस इंडियन मिशन को नोबेल प्राइज बेसिकली वो मांगता है, मतलब नोबेल प्राइज मिलेगा उसको आगे चलकर इस मिशन की, क्योंकि इट्स द लार्जेस्ट ह्यूमैनिटेरियन मिशन इन द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका बाय इंडियंस एंड यूएई कंबाइंड टुगेदर। ओके, तो ये चीज समझाएगी। तो वही बताएगा कि यूएई जो कि यंग कंट्री है, इस्लामिक कंट्री है, और 40 साल पहले, 4 डेकेड्स पहले उसने पहला अपना विमेन ग्रेजुएट दिया था, है ना। वो अब विमेन एम्पावरमेंट पे कितना आगे निकल गई। तो वही चीज बताएगा कि इंडिया को सीखना चाहिए कि यूएई जैसा नेशन कर सकता है तो इंडिया क्यों नहीं कर सकता। मूविंग फर्दर, सो द नेक्स्ट एडिटोरियल इज अबाउट द नीड टू रीओपन आंगनबाड़ीज। तो देखो, ऑथर ने बताया कि देखो आंगनबाड़ी जो है वो अप्रैल 2020 से क्लोज डाउन है बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन, है ना। लेकिन नाउ देखा जाए अब आंगनबाड़ी धीरे धीरे क्या हो रही है, ओपन होती जा रही है, कर्नाटका में, बिहार में, तमिलनाडु में। लेकिन अभी पूरे तरीके से आंगनबाड़ी को फंक्शनिंग करने की जरूरत है, क्योंकि आंगनबाड़ी पहले समझ लो आंगनबाड़ी बनी कैसे। आंगनबाड़ी बनी थी बाय दी, एक प्रोग्राम लॉन्च हुआ था बाय दी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट इन द ईयर 1973, एंड द नेम ऑफ द प्रोग्राम इज इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। उसके चलते आंगनबाड़ी को स्टार्ट किया गया था, जिसमें 6 साल से कम बच्चों को 6 साल से कम बच्चों को न्यूट्रिशन देंगी विमेन, एजुकेशन देंगी और बहुत सारी चीजें, और उनके फैमिली मेंबर्स को बताएंगी क्या न्यूट्रिशन फूड देना है, क्या नहीं देना है, बच्चों के लिए क्या अच्छा है, क्या अच्छा नहीं है। तो देखा जाए तो ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम है। ये सर्विस जो है सबसे बड़ा है, क्योंकि इसमें 88 मिलियन चिल्ड्रंस को बेसिकली ये जो प्रोग्राम जो सर्विस जो है 88 मिलियन चिल्ड्रंस को कवर करता है, ठीक है। लेकिन इनकी क्लोजर की वजह से एक तो सर्विस डिलीवरी खत्म हो गई, और दूसरा जो सोशल सेफ्टी नेट था उसकी इंपॉर्टेंस को भी वीकनेस मिला। क्योंकि ऑथर ने बताया कि अगर हम बात करें तो अभी सर्वे जो हुआ था उस सर्वे में बताया गया कि आंगनवाड़ी जो है वो प्राइमरी सोर्स होती थी न्यूट्रिशन इंफॉर्मेशन का फॉर दी फैमिलीज। आंगनवाड़ी जो वर्कर होती थी, ये रिपोर्ट में पता लगा। लेकिन बिकॉज ऑफ द क्लोजर तो न्यूट्रिशन फूड नहीं मिला, तभी तो इंडिया में न्यूट्रिशन लेवल पर चाइल्ड वीकन होते हैं। मोर्टेलिटी रेट में इंडिया अच्छा है, बट चाइल्ड स्टर्निंग, है ना, चाइल्ड शॉर्टिंग, इन सब में इंडिया पीछे है। तो वही चीज आगे बताई गई। देन फिर ऑथर ने फिर यही समझाया कि देखा जाए तो अभी सर्वे हुआ था, सर्वे में यह पता लगाया गया कि 58% ऑफ द विमेन है वो बिकॉज ऑफ द होम स्कूलिंग अनपेड वर्क करती हैं। तो अगर उनका जो बच्चा है वो आंगनबाड़ी में चला जाएगा तो वो पेड वर्क करेंगी, जितना समय वो देती हैं अपने बच्चों को उतना समय उनको नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि वो तो आंगनबाड़ी वर्कर्स दे रही हैं। तो पेड वर्क होगा, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होगी फैमिलीज की, उसके साथ साथ आंगनबाड़ी वर्कर्स के लिए भी अच्छा होगा।
तो उसको लेकर ऑथर ने बताया कि अभी सर्वे हुआ था तो आंगनवाड़ी वर्कर्स के बारे में बताया गया कि आंगनवाड़ी वर्कर्स देखा जाए उनको कभी सपोर्ट नहीं मिलती, उनको ट्रेनिंग नहीं मिलती, तो उनको सपोर्ट और ट्रेनिंग देने की जरूरत है। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत खराब है आंगनवाड़ी सेंटर्स का, तो इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत अच्छा बिल्डअप करना पड़ेगा। और नीति आयोग ने यह पता भी किया था कि 59% ऑफ दी आंगनवाड़ीज जो है ना, उसमें सिटिंग ही नहीं है बच्चों के लिए, तो सिटिंग अरेंजमेंट होना चाहिए। और मेजोरिटी ऑफ दी आंगनवाड़ी जो है वो अनहाइजेनिक है, तो हाइजेनिक बनाने पड़ेंगे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर सही तरीके से बिल्डअप करना पड़ेगा अगर हमें आंगनवाड़ीज को बहुत अच्छा इस तरीके से स्ट्रेंथन करना है तो। देन फिर ऑथर ने फिर यही बताया डीपनिंग इम्पैक्ट। तो डीपनिंग इम्पैक्ट में यही बोला है कि मैनी स्टेट, जितने भी सारे स्टेट्स हैं, मेजोरिटी ऑफ दी स्टेट, उनको इनिशिएटिव और रेम्यूनरेशन देना चाहिए सही तरीके से आंगनवाड़ी वर्कर्स को, है ना। और पॉलिसी मेकर्स जो हैं उनको आंगनवाड़ी और प्राइमरी स्कूल को कैसे कनेक्ट करना है, कैसे लिंक करना है, इस पे काम करना चाहिए। मूविंग फर्दर, अगेन ऑन द नेशनल यूज, सो व्हाट हैपेंड, सो सेंटर ने बिकॉज ऑफ द इंसिडेंट हैपेंड ऑन सैटरडे, जिसके चलते 15 सिविलियंस की डेथ हो गई, सेंटर अप्रोच कर रही है नागा इंसर्जेंट ग्रुप्स को, है ना। क्यों? क्योंकि ये इंसर्जेंट ग्रुप शायद गवर्नमेंट के अगेंस्ट ऐसे स्टेप ले सकते हैं जो कि इंडिया के यूनिटी के लिए और इंटीग्रेशन के लिए खराब हो। तो इंडिया सबसे पहले देखा जाए, सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट इंसर्जेंट ग्रुप है वो है कौन सा, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, इसक मिजोआ, जो हमने पढ़ा भी था, आर एन रवि हमने पढ़ा था ना, जो गवर्नर थे नागालैंड के, तभी बहुत बड़ा नाम उछला था ये। तो नहीं, देखा जाए तो देर आर 4 मेजर इंसर्जेंट ग्रुप्स, नागा इंसर्जेंट ग्रुप, सबसे बड़ा तो यही है। उन सब ने बेसिकली डिसएग्रीमेंट दिखाया है, उन सब ने बेसिकली एक तरीके से उन्होंने अपना दुख जताया है कि जो भी गवर्नमेंट ने किया वो अच्छा नहीं था और गवर्नमेंट इस पे क्लैरिफिकेशन कभी दे ही नहीं पाएगी। तो ये जरूर नाम याद रखना, है ना, ये जो ग्रुप्स हैं उन ग्रुप्स के नाम याद जरूर रखना, ये दिया हुआ है। मूविंग फर्दर, सो कल जो है, कल बीएसएफ डे था, है ना, तो 56 राइजिंग डे परेड ऑफ बीएसएफ थी। और इस परेड की इंपॉर्टेंस ये है क्योंकि ये पहली बार न्यू दिल्ली के बाहर की गई, कहां की गई, जैसलमेर में। और उसके साथ साथ यूनियन होम मिनिस्टर प्रेजेंट थे अमित शाह, उनका कहना, उन्होंने ये बोला कि जो इंडिजिनियस बिल्ड एंटी ड्रोन्स हैं, एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी है, वो जल्दी जल्दी अवेलेबल होंगे और इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पर छोड़ दिए जाएंगे फॉर द सिक्योरिटी पर्पज के लिए, नेशनल सिक्योरिटी और बॉर्डर सिक्योरिटी पर्पज के लिए। मूविंग फर्दर, अगेन ऑन द नेशनल न्यूज, सो प्रियंका चतुर्वेदी जो कि शिवसेना की एमपी हैं फ्रॉम राज्यसभा, उनको राज्यसभा सस्पेंड किया गया था। बिकॉज ऑफ द सस्पेंशन फ्रॉम द राज्यसभा, उन्होंने संसद टीवी में एंकर थी, एक संसद टीवी में एक शो चलता था, उसकी एंकर थी, उन्होंने उससे भी क्विट कर दिया। क्यों किया? बिकॉज ऑफ द सस्पेंशन फ्रॉम द राज्यसभा। मूविंग फर्दर, सो बिकॉज ऑफ द ओमरिकॉन वेरिएंट, एक बहुत बड़ा स्पेकुलेशन अराइज हो गया बूस्टर डोज को लेकर। तो बहुत लोग इंक्वायरी कर रहे हैं गवर्नमेंट से कि भाई बूस्टर डोज कब दोगे, कब दोगे, कब दोगे। तो एक फियर जाग रहा है आम जनता के बीच में ओमरिकॉन वेरिएंट को लेकर। मूविंग फर्दर, सो व्हाट हैपेंड, सो यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह का कहना है कि स्टेट को, जितने भी स्टेट्स इन इंडिया में, सारी स्टेट्स को दिल्ली पुलिस मॉडल अडॉप्ट करना चाहिए, जिससे हम लोग जो क्राइम्स होते हैं विमेन के अगेंस्ट, उनको प्रिवेंट कर सके। तो उसके लिए एक सिस्टम पहले उन्हें करना पड़ेगा, डिप्लॉय करना पड़ेगा। अंदर सिस्टम इज क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्किंग सिस्टम। और दूसरा कि जब भी कोई विमेन एफआईआर रजिस्टर्ड कराती है तो उसमें बहुत सारी चीजें, एफआईआर की गाइडलाइंस मेंशन होनी चाहिए। जैसे आपने अगर लेट एफआईआर रजिस्टर्ड कराई तो क्यों कराई, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड कि आप विक्टिम ने लेट एफआईआर रजिस्टर्ड कराई, लेट कंप्लेंट फाइल करी, क्यों करी, ठीक है, ये सारी चीजें होनी चाहिए। मूविंग फर्दर, अगेन ऑन दी वर्ल्ड न्यूज, सो वर्ल्ड न्यूज में हुआ क्या, तो अभी एक सर्वे हुआ बाय द ह्यूमन राइट वॉच। उनका यह कहना था कि जब से तालिबान गवर्नमेंट आई है, तालिबान का रिजीम आया अफगानिस्तान में, जो एक्स सिक्योरिटी फोर्सेस हैं अफगानिस्तान की, उन फोर्सेस के जो पर्सनल्स हैं उनकी डेथ होती जा रही है, किलिंग होती जा रही है। और इसके पीछे तालिबान का हाथ है। तो यूएस ने यही बोला है कि जितनी भी डेथ्स हो रही है, पहली बात तो डेथ्स को रोकिए और
उन पर इन्वेस्टिगेट करिए, उन डिमांड्स पर, उन उन डेथ्स पर इन्वेस्टिगेट करो कि क्यों हुई, क्यों करवाई गई डेथ। जब वो रिटेलिएट नहीं कर रहे थे तो आपने डेथ क्यों किया? तो दिस इज द केस ऑफ बेसिकली ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। इस चीज को लेकर यूएस ने तालिबान को स्लैम किया है, मतलब काउंटर किया है। मूविंग फर्दर, आज मंडे है तो आज इकोनॉमिक न्यूज नहीं आती। सेम गोज विद दी स्पोर्ट्स न्यूज में ऐसे कुछ न्यूज नहीं है जो हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट हो। सो दिस इज द एनालिसिस ऑफ टुडेज न्यूज़पेपर। हम लोग कल फिर मिलेंगे विद सम एक्साइटिंग न्यूज, सम एक्साइटिंग करंट अफेयर्स। तब तक के लिए बाय बाय, हैव फन एंड एंजॉय योर डे। बाय बाय गाइस।